मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को भी मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। कर दीजिए फिल फॉर्म को फिल कर दीजिए। जी जी, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। आ जाइए सब लोग, है ना, फिर करते हैं शुरू। बेटे इसी कोर्स में प्रोफाइल, इसी कोर्स की अपडेट्स में जाके डाउनलोड कर लो। इस कोर्स को जब आप ओपन करते हो ना, उसमें एक ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट साइड पे अपडेट्स का, उसमें फिर पीडीएफ शेयर कर दी थी, वहां से डाउनलोड हो जाएगी। इसी कोर्स में है। चलिए, कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अब उसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे, है ना। स्टडी while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, dream while others are wishing। विलियम आर्थर वॉर्ड। ये सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि मेहनत करो, एफर्ट्स करो और अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करो, ताकि जब दूसरे लोग कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको प्रोडक्टिविटी मिले। ठीक है जी। तो कल हम परसेप्शन पढ़ रहे थे, ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। परसेप्शन क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। उसके बाद हमने ये बताया था आप लोगों को, दिस इज द इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो इंटेलिजेंस है वो आपकी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट होती है अनुभव, और रिमेम्बर्ड होती है स्मृति। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी परसेप्शन है वो दो तरीके की होती है। अनुभव मतलब जो आपके एक्सपीरियंस से आती है बच्चे, और स्मृति जो आपको याद है, जो आपकी याददाश्त है, जो याद शक्ति है आपकी। उसके बाद परसेप्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ऑर्डिनरी परसेप्शन और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। ठीक है, जिसमें से हमने ऑर्डिनरी परसेप्शन को कल पढ़ा था। ऑर्डिनरी परसेप्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऑर्डिनरी परसेप्शन को क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, एक तो थी वो एक्सटर्नल, जो सब लोगों के पास, मतलब सॉरी, ऑर्डिनरी तो सभी के पास होती है। उस ऑर्डिनरी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक एक्सटर्नल परसेप्शन थी और एक थी इंटरनल परसेप्शन, है ना। एक्सटर्नल मतलब जब आप बाहर की चीजों के साथ क्या करते हो, बाहर की चीजों के साथ आप सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जब आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हो बाहर की चीजों को देखने के लिए, बाहर की चीजों को समझने के लिए, बाहर की चीजों को जानने के लिए, जब आप इनका इस्तेमाल करते हो, तो वो आपका किसके साथ रिलेट करता है, दैट इज यूर एक्सटर्नल परसेप्शन। और
इंटरनल कौन सा हो जाएगा? अंदरूनी, जैसे आपकी इनर अवेयरनेस, जो आपके दिमाग के अंदर है, जो आप सोच रहे हो, है ना, जो आपका मूड है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो सब कुछ जो फीलिंग्स वगैरह आती हैं वो सारी किसके अंदर आ जाती हैं? वो आपकी इंटरनल परसेप्शन का पार्ट बन जाती है। उसके बाद ये लौकिक, ठीक है, जो आपको बता दिया एक्सटर्नल, जिसमें आप अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हो ना, सेंस ऑब्जेक्ट्स जैसे आ जाता है साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, बाय विच 5 सेंस ऑर्गन्स की बात की जाती है। और इंटरनल में 5 है डायरेक्ट और इमीडिएट कॉग्निशन ऑफ पेन, है ना, प्लेजर, लव, हेट, एंगर, नॉलेज और इग्नोरेंस बाय आवर माइंड्स, जो किसके थ्रू होती है? वो अपने माइंड के थ्रू होती है। अब यहां पर अगर आप एक चीज को ध्यान से पढ़ते हो ना, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, इन ऑल डायरेक्ट परसेप्शन द नॉलेज इज एक्सट्रीमली क्लियर बट स्कोप इज वेरी लिमिटेड। मैंने कल भी बताया था ना कि जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको नॉलेज मिलती है वो होती तो एकदम से क्लियर है, बट उसका जो स्कोप होता है वो काफी लिमिटेड होता है। लिमिटेड इन द सेंस कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत बड़े लेवल पे आप जा रहे हो। ऑल परसेप्शन ऑफ नॉलेज इज एक्सट्रीमली क्लियर एंड स्कोप इज वेरी लिमिटेड, और उसका जो जो स्कोप होता है वो काफी क्या होता है? लिमिटेड होता है। उसके बाद देन आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको आप अलौकिक या असाधारण प्रत्यक्ष बोल देते हो। अब ये वो होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है, असाधारण हो रही है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब जो डायरेक्टली आप लोगों के पास नहीं है, ये स्पेशल काइंड ऑफ परसेप्शन होती है, ठीक है? एक स्पेशल तरीके की, एक स्पेशल काइंड ऑफ परसेप्शन है जो यहां से क्या की जाती है? क्रिएट की जाती है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं, वो बनती हैं। एक आता है सामान्य लक्षण। सामान्य का मतलब देखो, सामान्य का मतलब जनरलाइज किया जाता है जब, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख के जब आप जनरलाइज कर देते हो, समझ रहे हो ना? किसी छोटी चीज को देखते हुए जब हम ये बोल देते हैं कि कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज है, समझ रहे हो ना? स्पेसिफिक टू जनरल लेवल तक चले जाते हो, स्पेसिफिक टू जनरल, सामान्य, वो वाला। और देन आता है ज्ञान लक्षण। ज्ञान का मतलब होता है जब आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जितना वो काम करना चाहती हैं उससे ज्यादा का कर रही हैं, समझ रहे हो ना? जैसे मौसम के बारे में आप बता देते हो कि मौसम ठंडा है, मौसम गर्म है, बियॉन्ड सेंस, इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा गया था सामान्य लक्षण से, सॉरी ज्ञान लक्षण से। when one sense organ can also perceive quality not attribute to it, मतलब जैसे आंखों का काम देखना है, वो देखने के अलावा कुछ और भी कर रही है। कानों का काम सुनना, सुन नहीं रहे, उसके अलावा भी कोई ऐसी एक्शंस, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो उसकी नहीं बनी हुई, ठीक है जी। आपका नोज सूंघने का काम कर रहा है, बट उससे आगे की बात की जा रही है। तो उस तरीके का जो नॉलेज मिलती है वो आपको कहां से मिलती है? वो ज्ञान लक्षण से मिलती है। और योगा आप समझ सकते हो, मेडिकेशन के द्वारा जो ये सिद्धियां, जो स्पिरिचुअलिटीज के थ्रू क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं? आने वाले कल को, बीते हुए कल को, जो थोड़ा बहुत सुपरनेचुरल एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना? तो योगास का मतलब क्या हुआ? जब लोग, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के लोग होते हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे हमारे पास सुपरनेचुरल पावर है, ठीक है जी। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक तरीके की सुपरनेचुरल पावर है। when certain human beings through the power of yoga can perceive past, present and future and have complete or partial supernatural abilities, और फिर उनके पास या तो पार्शियल मतलब थोड़ी बहुत, या फिर कंप्लीट सुपरनेचुरल सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, जिसके थ्रू वो दुनिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है जी। क्लियर हुआ? 3 टाइप्स। सामान्य का मतलब होता है जब आप जनरल टू स्पेसिफिक, सॉरी स्पेसिफिक टू जनरल जाते हो। ज्ञान लक्षण का मतलब जब आपके सेंस ऑर्गन्स अपनी एक्टिविटीज या जो अपना जो उनके एक्ट्स होते हैं उससे बाहर के बारे में भी मतलब वो परसीव कर पाते हैं। और देन आता है हमारे पास योगा। योगा का मतलब क्या होता है? जहां पर आप योगा के अंदर क्या करते हो? जब आप
सुपर नेचुरल एक्टिव जो एक्ट है वो बोलते हो कि हमारे पास सुपर नेचुरल एक्ट है, हमारे पास इतनी शक्ति है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। वो करें या ना करें वो अलग बात है, बट हम ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। कौन कौन सी? सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगाज, जो कि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन के अंदर आती है। उसके बाद ये, ठीक है, इसका, और इसमें ना इनकी हिंदी भी पूछी जाती है यार। अब ये हिंदी ना, या तो आप एक बार गूगल से चेक कर लीजिएगा इसको ना, हिंदी में अगर किसी के पास हिंदी लिखी हुई है इनकी तो प्लीज भेज दीजिए, मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। क्योंकि ये ना इनकी हिंदी भी आजकल एक दो बार पूछी गई है कि टेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विजुअल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, वो संस्कृत वाला, हाँ, या तो आप गूगल पे आप इसको देखोगे ना, मिल जाएगा। एक सेकेंड, अगर मैं देखूं मिल रहा है तो। फिलहाल अभी तो मुझे नहीं मिल रहा यहाँ पे। हाँ, इसको देख लो, क्योंकि ये ना हिंदी भी एक दो बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, इसको अगर आप जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। हाँ, जैसे ये देखो, जैसे विजुअल को क्या बोलते हैं, आईज में चक्षु बोलते हैं इसको। हाँ, ऑल्फैक्टरी को घ्रजन, ऑडिटरी को सरुतो मतलब सुनने वाला जो बोलते हैं, टेक्टाइल को स्पर्श बोलते हैं, टेस्ट को रसना बोलते हैं, और जो माइंड की होती है उससे मनस बोल दिया जाता है। ठीक है, ये वो चीजें हैं बेटा जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये ऐसी मतलब वो है, क्योंकि आजकल ना ये हिंदी में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। मेरे पास एक स्लाइड थी, उस पे लिखा हुआ था, मैं देखूंगा, शायद वो इस पीपीटी में नहीं है, आगे की किसी क्लास में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, वो मैं आगे की क्लास में ऐड कर दूंगा, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। फिलहाल आप, ठीक है, बाद में क्लास के बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जो लिखे हुए इनको आप याद कर लीजिएगा। अब परसेप्शन की कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अभी परसेप्शन की टाइप्स तो पढ़ लिया अपन ने।
अब आएगी स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। पीडीएफ ऐड हो गई है बेटा, सॉरी फोटो ऐड हो गई है। स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, स्टेजेस का मतलब यहां पर क्या है, देखो ये ना ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग स्टेजेस हैं, बस इन्होंने ना परसेप्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ऐसा हम समझने की कोशिश करो। बस ये ऐसा बोलते हैं कि पहले हम किसी चीज को इतना देखते हैं तो उसको एक स्टेज बना दिया, फिर किसी चीज को हम इतना देखते हैं उसको दूसरी स्टेज बना दिया। समझ रहे हो? पहले हम किसी चीज को इतना देखते हैं तो वो एक तरीके की परसेप्शन बनती है, फिर हम उस चीज को इतना देखते हैं फिर वो दूसरी तरीके की परसेप्शन बनती है। अकॉर्डिंग टू न्याय, परसेप्शन इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ प्रमाण। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि ये जो है हमारा पहला सोर्स ऑफ नॉलेज है, मतलब यहां से जो नॉलेज मिलेगी वो फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, पहली बार जो मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। और ये बहुत डेफिनेट है पहली बात तो, और ट्रू कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको आप सेंस ऑब्जेक्ट से की हेल्प से क्या करते हो, सेंस को यूज करके जिसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हो। अब परसेप्शन का मतलब एक और याद रखना आपने, गौतम ने सेंस को ना सॉरी परसेप्शन को नॉन इरोनस कॉग्निशन का नाम दिया है, मतलब जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये भी आपको एक बार पेपर में पूछा गया था, यहां पे इसी वजह से इसको मैंने बोल्ड किया है। नॉन इरोनस कॉग्निशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरकोर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स विद द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसपे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपकी आंखों के सामने है। जैसे आप सपोज करो आप कोई गिलास है, ठीक है, कोई गिलास है, उसमें बहुत बहुत गर्म चाय है। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें बहुत गर्म चाय है। तो अगर आप उसको हाथ लगाओगे, है ना, तो आपको पता है कि इसमें गर्म चाय है और वो आपके हाथ को फील होगा। ठीक, वो आपके हाथ को फील होगा कि इसके अंदर गर्म चाय है। तो अब क्या आप इस चीज को किसी भी तरीके से चैलेंज कर सकते हो? कैन यू चैलेंज कि नहीं भाई गर्म नहीं है, मैं तो ऐसे ही उठा लूंगा, ये तो ठंडा है? नहीं, क्योंकि वो आपको दिख रहा है कि वो गर्म है। उस चीज को किसी तरीके से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उसको आपने अपने सेंस के थ्रू देख लिया है, अपनी आपकी सेंसेस उस चीज के बारे में आपको बता रही है कि इसके अंदर ये है। ठीक है जी, सो दैट इज द रीजन कि जो गौतम है उसने इसको नॉन इरोनस कॉग्निशन का नाम दिया है, जो कि प्रोड्यूस होती है जब आपके सेंस और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कनेक्शन बनता है। व्हेन देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द सेंस, यूर सेंसेस एंड द ऑब्जेक्ट, किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है हमारे सामने और किसी तरीके की कोई सेंस है, उसके बीच में जो भी कनेक्शन बिल्ड होता है वो वाला। ठीक है, ये लिखा हो, अच्छा यहाँ ये पड़ा है फोटो, यहाँ पे है, मुझे लगा वो था नहीं। ये देखो, ये विजुअल होती है, ये ऑडिटरी है, टेक्टाइल है, रसना ऑल्फैक्टरी, और एक और थी मेंटल को मनस, जो मेंटल एक्टिविटीज होती है ना उसको मनस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी जरूरी है बेटा। ठीक है, ये हिंदी में पूछ लेते हैं, सो इट्स बेटर कि आप इसको अच्छे से याद कर लें। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मैच द कॉलम में एक दो बार पूछे गए। मैं चाहता हूं कि इंडियन लॉजिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, मतलब अगर समझने वाला है तो टू द पॉइंट ही है। ठीक है, तो आप इसको जितना अच्छे तरीके से समझ के पढ़ोगे उतना ज्यादा लेगा। सीक्वेंस में ही तो है बेटा। अब न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग या न्याय स्कूल के अकॉर्डिंग जो हमारी परसेप्शन है वो दो स्टेजेस का पार्ट बन जाती है। पहली बनाते हैं इनडिटर्मिनेट और दूसरी डिटर्मिनेट। सर सेकंड स्टेज, इसमें तो अभी स्टेज की बात ही नहीं हो रही यार, यहाँ पे पढ़नी है अभी तो स्टेज हमने, अभी तो स्टेज के बारे में बात ही नहीं किया, अभी तो स्टेज यहाँ पे पढ़नी शुरू करेंगे। अभी इसको समझो, जब न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमारी जो परसेप्शन है वो दो स्टेजेस से गुजरती है।
पहली स्टेजेस होती है, आप ऐसा मान के चलो, मैं आपको सिंपल से तरीके से समझाता हूं। ओवरव्यू स्टेज, पहली जो स्टेज होगी वो हमारी कौन सी होगी? ओवरव्यू स्टेज। देन आएगी डिस्क्रिप्शन स्टेज। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है सिर्फ आपको याद करवाने के लिए। संकल्प, आप अपना ध्यान रखो बच्चे, पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्लासेस तो चलती रहेंगी, पहले आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है। ओवरव्यू स्टेज का मतलब क्या हुआ? पहले हम किसी चीज के ओवरव्यू को समझते हैं, मतलब पहले जो फर्स्ट टाइम आप किसी चीज को देखते हो ना, उसको उसका एक ओवरव्यू लेते हो, उसको आप इनडिटर्मिनेट बोल देते हो, जिसको आप निर्विकल्प भी बोल देते हो। जित परसीव बाय बीइंग एबल टू नो इट्स फीचर्स। डिटर्मिनेट फिर जब आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। और ये जो परसेप्शन है ना, ये मतलब एज सच रियलिटी में नहीं है, बस इसको समझने के लिए समझने के लिए इसको लिखा गया। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सामने कोई बुक पड़ी हुई है, ठीक है, आपने उस बुक को देखा, तो आपने उस बुक को देखा, बस जस्ट आपको इतना पता चल गया कि सामने एक किताब पड़ी हुई है। ठीक है जी, आपके सामने एक किताब पड़ी हुई है। दैट्स द इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब ओवरव्यू स्टेज हो गई आपकी। निर्विकल्प मतलब जिसका आपको कोई विकल्प नहीं पता, जिसके बारे में आपको कोई डिटेल में पता नहीं है, निर्विकल्प है। और फिर आपने उस किताब को अच्छे से उठाया, किताब को पढ़ा, किताब के पेजेस को देखे, किताब को डिटेल में पढ़ा, और आपको पता चल गया कि वो किताब कौन सी है, कैसी नहीं, ये सारी चीजें। उसको हम क्या बोल देंगे? दैट विल बी नोन एज डिस्क्रिप्शन स्टेज, दैट विल बी नोन एज डिटर्मिनेट स्टेज परसेप्शन, दैट इज नोन एज सविकल्प। है ना, समझ आया? इनडिटर्मिनेट या फिर डिटर्मिनेट का मतलब क्या हुआ? देखो, इनडिटर्मिनेट का मतलब सिर्फ सेंसेस या फिर सिंपल एप्रीहेंशन, मतलब आपने बेसिक देखा सिर्फ उस चीज को और कुछ नहीं किया, जस्ट इसका एक ओवरव्यू लिया, मतलब इट इज जस्ट बेयर अवेयरनेस। बस आपको उस चीज के बारे में अवेयरनेस है, आपको ना तो उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता है, जस्ट यू जस्ट हैव अ लुक, एक सिंपल सी लुक है उस पे जो आप लोगों ने देखी है, एक सिंपल सी लुक। ये साइकोलॉजिकल इन नेचर होती है, जो इसका नेचर है वो तो साइकोलॉजिकल होती है, बट इससे जो नॉलेज मिलती है वो लॉजिकल होती है। ठीक है, नॉलेज तो ऑब्वियसली बात है, जो नॉलेज मिलेगी वो तो लॉजिकल ही होगी, बट जो इसका वैसे नॉर्मल नेचर होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि वो माइंड से रिलेट करता है। ठीक है, आपके दिमाग में उसकी एक पिक्चर बन गई है, आपने दिमाग से उस चीज को क्या किया है? परसीव किया है। अब ये नॉन रिलेशनल या अनडिफरेंशिएटेड होती है, क्योंकि इसमें कोई कुछ चीज ऐड ही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ओवरव्यू लिया है तो ओवरव्यू में कुछ नहीं आएगा। ओवरव्यू है तो ना तो इसमें किसी तरीके का असाइमिलेशन होगा, ना डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना एनालिसिस होगा, ना सिंथेसिस होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। असाइमिलेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना क्या होता है, एनालिसिस सिंथेसिस क्या होता है, ये सारा। पुष्पा बंद करके चला लो बच्चे एक बार। According to Nyaya, we sense this perception and due to which indeterminate is inferred into perpetual judgment, result of a logical deduction. ठीक है, ये सिंपल आपकी एक लॉजिकल डिडक्शन का पार्ट बनता है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, जब आप एक बुक को देखते हो, बस उसको दूर से देख के या बिना उसको पढ़े जब आप एक तरीके के जजमेंट दे देते हो, जब आप उसे बिना पढ़े सिर्फ उसका एक ओवरव्यू लेके आप उसके बारे में एक जजमेंट दे देते हो, दैट्स व्हाट यू कॉल अ निर्विकल्प या इंडिटर्मिनेट परसेप्शन। निर्विकल्प या इंडिटर्मिनेट परसेप्शन बोल देते हो। वहीं पे जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेट की, ये सब विकल्प, तो ये उससे आगे की बात होती है, आगे की बात होती है। आगे की बात का मतलब जब आप फिर उस चीज के अंदर घुसते हो, उसको डिटर्मिनेट करने की कोशिश करते हो, उसके रिलेशन को पढ़ने की कोशिश करते हो, जहां पर फिर असाइमिलेट करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो, एनालिसिस करते हो, सिंथेसिस करते हो। और ये जो होती है वो रिप्रेजेंटेशनल इन नेचर होती है। ठीक है, अब ये उसको रिप्रेजेंट करती है।
अब आपने सिर्फ किताब को ओवरव्यू नहीं देखा, फिर आपने उस किताब को पढ़ा, उसके पेजेस को देखा, उसकी ऑथर की है, इंडेक्स क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या, उसके अंदर लिखा क्या, उसके चैप्टर्स क्या हैं, हम इसको फील करते हैं। यहां पर आप सिर्फ जजमेंट नहीं देते, यहां पर आप उसको क्या करते हो, यू फील इट, आप उसकी डिटेल्ड में स्टडी करते हो। यस, यू कॉल डिटेल्ड स्टडी। डिटेल्ड स्टडी। हाँ, लड़की वाला एग्जांपल बताता हूँ, रुक जाओ, पहले किताब वाला बता दूं, अगर ये अच्छा नहीं लगा तो फिर लड़की वाला भी बता दूंगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आ गई? क्लियर? जैसे ये कुछ इस तरीके से काम करता है, देखो, ये फर्स्ट स्टेज हो जाएगी आपकी परसेप्शन की, जहां पर आपको चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इनडिटर्मिनेट है या निर्विकल्प परसेप्शन की तरह है। और यहाँ पर फिर डिटर्मिनेट हो जाएगी या सविकल्प हो जाएगी, ये एक तरीके से आप सेकंड स्टेज में इसको सेकंड स्टेज में देते हो। साइकोलॉजिकल इन नेचर, नॉलेज इन लॉजिकल, मतलब क्योंकि वैसे दिमाग चल रहा है, क्योंकि मेयर परसेप्शन है, मतलब आप सिर्फ उसको परसीव कर रहे हो, तो वो वैसे नेचर के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल है, बट जो नॉलेज मिलती है वो लॉजिकल मिलती है। परसेप्शन इज इन्फर्ड, इसको इन्फर किया जाता है क्योंकि ये डिडक्शन पे बेस्ड होती है, और इसको फील भी किया जा सकता है। इसमें किसी तरीके का कोई असाइमिलेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई एनालिसिस या कोई सिंथेसिस नहीं होता। इसमें असाइमिलेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, असाइमिलेशन का मतलब होता है जब आपका दिमाग एज इट एज किसी नॉलेज को एक्सेप्ट कर लेता है। देखो, इसके लिए आपको टीचिंग का कोर्स बेटा पढ़ना पड़ेगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया। असाइमिलेशन का मतलब होता है जब आपका जो प्री एग्जिस्टिंग माइंड सेट होता है वो किसी नॉलेज को एज इट एज एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जब वो किसी नॉलेज को एज इट एज एक्सेप्ट कर लेता है तो वो असाइमिलेशन होता है। और अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका दिमाग किसी नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता और उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, मतलब अपने दिमाग को मॉडिफाई करना पड़ता है। आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उसको चेंज करने के बाद ही आप किसी चीज को क्या कर पाते हो, एक्सेप्ट कर पाते हो। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असाइमिलेशन एंड अकोमोडेशन। साइकोलॉजिकल इन नेचर का मतलब हुआ, ये आपके किससे रिलेट करती है बच्चे, ये आपके माइंड के साथ रिलेट करती है। दिस एक्चुअली रिलेट विद योर माइंड। ठीक है, अब यहां पर ना इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये कुछ, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया गया है, दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ऐसा चाहिए कोई अलग से स्टेजेस नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अलग है वो अलग है। एक्चुअली में परसेप्शन आपकी इन दोनों स्टेजेस से गुजरती है। ठीक है, उसको इन दोनों स्टेजेस को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीजें हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगी। इस वजह से आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां पर जो परसेप्शन है वो दो स्टेजेस से ही गुजरेगी। ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है आप कौन सी परसेप्शन तक लिमिटेड हो। ठीक है, आप किसी चीज को किस तरीके से समझने के लिए तैयार हो, आप किसी चीज को किस तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हो, तो उसके लिए आप दो तरीके की परसेप्शंस को यूज करते हो। पहली कौन सी होती है, इनडिटर्मिनेट, जहां पर आप चीजों को सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। और फिर आता है डिटर्मिनेट, जब आप उसको डिटेल में उसको इन डेप्थ स्टडी करते हो, जब आप उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हो। ठीक है, बताइए। ठीक है, चलो मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं जो तुम्हारे दिमाग को ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि तुम्हें ऐसी एग्जांपल्स ज्यादा समझ आती हैं। वो वो थ्री इडियट मूवी देखी है ना, थ्री इडियट मूवी देखी है, जहां पर जहां पर साइलेंसर स्पीच देता है ना, वहां पर ना मंत्री साहब एक डायलॉग बोलते हैं, अश्लील है ये लड़का। वो एक्चुअली में तुम लोगों के लिए बनाया गया था डायलॉग।
वो थोड़ा पहले लिखा गया, एक्चुअली में वो डायलॉग तुम लोगों के लिए बनाया गया। चलिए देखो, इनडिटर्मिनेट, और डिटर्मिनेट। ठीक है, जैसे सपोज करो ये यहां पर एक दोस्त अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी बीच में स्टक हो गया था। तो यहां पर आप ये एक छोरा है, वो अपने बाकी छोरों के साथ खड़ा हुआ है। अचानक से उसने देखा कि इस साइड से एक लाल सूट में लहलहाती हुई लड़की आई और एकदम से इसके पास से ऐसे दुपट्टा लहराते हुए गुजर गई, जैसे मूवीज में होता है। तो इसने सिर्फ इतना ही देखा कि एक लड़की थी, उसने लाल रंग का सूट पहन रखा था और वो इसके पास से गुजर गई। ठीक है, तो इतनी देर तक जो उसे समझ आया, जो यहां तक बात समझ आई, वो क्या है, वो इनडिटर्मिनेट ही है, क्योंकि एक सिर्फ ओवरव्यू ही है। अब उसको उस चीज को डिटेल में इसने नहीं समझा, वो एक इनडिटर्मिनेट थी कि बस उसका एक ओवरव्यू इसको पता चल गया कि एक लड़की थी, उसने लाल रंग का सूट पहन रखा था या वट एवर द थिंग इज, सिर्फ इतना ही था, इतना ही था। अब अगर ये उसको डिटर्मिनेट करना चाहेगा तो फिर क्या होगा, फिर इसके ये साथ वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, समझ रहे हो। लड़कों की पिटाई करवाने में उनके दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर ये बोलेंगे भाई तेरे को ही देख रही थी, उसने चाहे देखा भी ना हो, ये इसके मजे लेने के लिए भाई तेरे को ही देख रही थी। चलो जी, अब इसको तो पता नहीं देख रही थी या नहीं देख रही थी, इसने बोला अच्छा ऐसा, तो भाई ये स्टंट बनना शुरू कर देगा। फिर ये उसके पीछे जाएगा, फिर ये देखेगा कि उसका सुंदर सा प्यारा सा चेहरा कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसने कान में क्या पहन रखा है, नाक में क्या पहन रखा है, दिखने में कैसी है, और सारी चीजें देखते देखते अचानक जब इसकी नजर उसकी टांगों पे पड़ी, पैरों पर पहुंचा, तो इसने देखा अच्छा इतनी बड़ी हील भी पहन रखी है, तो ये भाई भाग गया वहां से, क्योंकि इसे पता है सैंडल में इतनी हील है, यहां से मारेगी यहां से निकलेगी, है ना, खोपड़ी फाड़ देगी ना, खोपड़ी तोड़ इसकी, फिर वो वाला काम हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से जब आप किसी चीज को सिर्फ ओवरव्यू की फॉर्म में देखते हो, ओवरव्यू की फॉर्म में देखते हो तो वो इनडिटर्मिनेट हो गई, और जब आप उसको डिटेल्ड एनालिसिस करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, वो डिटर्मिनेट परसेप्शन है। ठीक है जी, चलिए।
अब सुनो, ये जो परसेप्शन है ना, प्लीज ध्यान से, ये जो परसेप्शन है ना, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं एज पर एंशिएंट और मिडिवल इंडियन टेक्स्ट के द्वारा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो ये बहुत ही भयानक से वर्ड लिखे हुए हैं। वैसे तो आज तक यहाँ से पिछले 3 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फिर भी इसको याद करने के लिए ना मैं आप लोगों को एक और स्लाइड ऐड करता हूं, उससे आपको ये याद करने में आसान, सिर्फ कीवर्ड समझना है हमने, सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। सुनो, कहां गई फोटो, एक सेकेंड। ये सुनो, इसको देखो पहले, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी कॉपी पे नोट कर लेना साथ में, ध्यान से सुनो। प्रत्यक्ष refers to faculties of perception with which are connected thoughts, imagination and
volition which four together at chetas eliminate the manas, the ordinary mental equipment of individual and give awareness or consciousness. चेतना जिसको बोलते, ठीक है, चेतना, मनस, चिंता, कल्पना, ठीक है, ये कुछ हिंदी वर्ड्स हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही है नॉर्मली, ठीक है, जो हिंदी में, ठीक है, क्योंकि इंडियन लॉजिक है वो संस्कृत से रिलेट करता है बेसिकली, तो ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं, जो ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो हिंदी में होते हैं, ठीक है, उसी को बेस बना के क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले तो यहां पर याद रखिए कि 4 तरीके की वैलिड परसेप्शन होती है। पहली होती है इंद्रिया, एक आज कौन है जो क्लास में नहा के नहीं आया यार, बार बार स्टक हो रहा है, कोई है जो अपने आप सामने आ जाओ, कौन है, देखो तुम्हारी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, कौन है? तो सबसे पहले इंद्रिया, जो आपकी इंद्रिया का मतलब क्या हुआ, जो आपकी उसके साथ रिलेट करती है, ठीक है, सेंस के साथ। देन आती है मनस, मनस प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, मनस का मतलब है जो माइंड के साथ रिलेट करता है, ठीक है, जो दिमाग के साथ आता है। देन आता है स्ववेदना प्रत्यक्ष, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जब आपको अपने आप की नॉलेज है, किसकी, अपने आप की, समझ रहे हो ना, स्वावेदन मतलब अपने आप के बारे में, जब आप लोगों को पता है, आप अपने आप के बारे में जानते हैं, समझ रहे हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने आप के बारे में जानना। कुछ लोग होते हैं ना जो जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक एक तरीके से होते हैं ना, जिनको अपने बारे में बहुत नॉलेज होती है, ठीक है, हम उन लोगों में नहीं आते, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप पे उतना टाइम नहीं देते, है ना? कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को लेके बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, स्वावेदन प्रत्यक्ष। और देन आता है योगा प्रत्यक्ष, सुपर नॉर्मल इंट्यूशन, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो अलग ही लेवल पे रहता है, जो अलग ही लेवल पे रहती है, जिसको आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर नॉर्मल इंट्यूशन, समझ रहे हो ना? सुपर नॉर्मल इंट्यूशन का मतलब कि भाई इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, हम यहां पे बैठे बैठे जा चुके कल को, आज को और आने वाले कल को परसीव कर पा रहे हैं। इस तरीके की जो परसेप्शन बनती है वो कौन सी परसेप्शन होती है, दैट इज यूर योगा प्रत्यक्ष, स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो वाले, ठीक है जी। अब यहां पर रिक्वायरमेंट होती हैं, यहां पर जो ये वाला, ये जो डार्क किया हुआ है ना, सिर्फ आपने ये याद रखना है और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 4 लाइनें याद रखनी है। जो पहली है उसमें आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बोला गया, ठीक है जी।
इंद्रिय यस्त्रिकर्ष। इसमें क्या बोला गया है, जहां पर आप सेंस ऑर्गन का मतलब आपकी परसेप्शन, एक परसेप्शन के सही होने के लिए, एक परसेप्शन के राइट होने के लिए सेंस ऑर्गन्स का होना जरूरी है। इंद्रियों का जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं उनके साथ रिलेट करके चीजें यूज करते हैं। देन आता है अपदेश्य। अपदेश्य का मतलब correct perception is not through hearsay according to ancient we when sensory organ rely on accepting or rejecting someone as perception। hearsay का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा प्लीज? बातें बंद। मैं आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं, उसके बाद समझाता हूं। हियरसे का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। अवपदेशय का मतलब नॉन वर्बल। ऐसा नहीं है कि किसी भी सुनी सुनाई बात पे आप भरोसा कर लो, इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पे आप भरोसा नहीं करते हो। इट इज नॉट थ्रू हियरसे। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपने उस चीज पे भरोसा कर लिया, ठीक है। अपदेशय का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस पर भरोसा करोगे, आपके लिए उसको समझना नॉन वर्बल एक तरीके से जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के बातों पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आता है अव्यय विचार। करेक्ट परसेप्शन डज नॉट चेंज। अव्यय विचार का मतलब क्या होता है कि ये कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि आपके आपके जो सेंस ऑर्गन है वो आपको धोखा थोड़ी देंगे। अगर ये चीज गर्म है और मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो ये गर्मी लगेगी ना। ऐसा तो है नहीं है कि मैं इसको हाथ लगाऊंगा वैसे ये गर्म है, मेरी परसेप्शन, मेरी जो सेंस है उन्होंने इसको ठंडा बता दिया। मैंने बोला ना कोई है जो क्लास में नहा के नहीं आया। कोई तो है, कोई तो है। देखो इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी अन अकेडमी के एंड से कई बार प्रॉब्लम होती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो सबसे पहले इंद्रिय जो आपकी सेंस ऑर्गन से रिलेट करता है। अव्यपदेश्य मतलब नॉन वर्बल सुनी सुनाई बातों पे नहीं करोगे। अव्यय विचारा मतलब करेक्ट परसेप्शन है वो कभी चेंज नहीं होती। और देन आता है ये वाला व्यवस्यात्मक। इसका मतलब होता है डेफिनेट। करेक्ट परसेप्शन में किसी तरीके की कोई जजमेंट या किसी तरीके के किसी डाउट की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी तरीके की परसेप्शन में आप कोई डाउट करोगे, कोई डाउट नहीं होता, ठीक है जी। तो 4 तरीके हो गए। सबसे पहले जो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा, परसेप्शन सुनी सुनाई बातें नहीं होती हैं। तीसरा, जो करेक्ट परसेप्शन होती है वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा वही रहती है। और चौथा, व्यावस्मात्मिक मतलब परसेप्शन पे किसी तरीके की कोई डाउट नहीं किया जा सकता, उस पर किसी तरीके की कोई जजमेंट नहीं दी जाती, वो
क्लियर होती है, वो एक्सक्लूडेड होती है किसी भी तरीके की जजमेंट से, किसी भी तरीके के डाउट से। इट इज ऑलवेज डिफरेंट और ऑलवेज इट इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसमें डाउट्स हैं या फिर जजमेंट्स है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। वैसे यहां से आज तक आपको पूछा नहीं गया, बट एनटीए का भरोसा कोई नहीं है क्योंकि ये परसेप्शन से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि अगर कल को पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर दो। ठीक है जी। हाँ, ये था आपका कौन सा, परसेप्शन। परसेप्शन में क्या क्या याद रखना है, परसेप्शन का पूरा मीनिंग याद रखना है, परसेप्शन की टाइप्स, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, परसेप्शन की स्टेजेस को याद रखना है, उसके साथ साथ परसेप्शन के जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके बेसिस पे परसेप्शन हमारी क्रिएट होती है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। और आप लोगों को पता है कि परसेप्शन से एक क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी। परसेप्शन के बाद अभी अपन पढ़ेंगे अनुमान। अनुमान, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद हम अनुमान को शुरू करेंगे। अनुमान और परसेप्शन ये दोनों ही थोड़े लेंथी हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से इनको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। नहीं नहीं, मीनिंग वगैरह मतलब जितना पढ़ाया उतना तो याद करना ही है ना। आंसर की कब तक आएगी, देखिए आंसर की के बारे में क्या ही बोले, अब आने को तो आज आ जाए, समझ रहे हो ना, आने को तो अभी आ जाए, आने को 4 दिन के बाद आए, कुछ कह नहीं सकते भाई। इंतजार कीजिए, है, जो एनटीए का दिल करेगा वो करेंगे, हम तो कौन होते हैं एनटीए को कुछ कहने वाले। चलो, अब हम पढ़ते हैं इन्फरेंस। इन्फरेंस जिसको हम बोलते हैं अनुमान, क्या बोलते हैं, इन्फरेंस जिसको हम बोलते हैं अनुमान। अनुमान मतलब अनुमान वो नॉलेज जो किसी दूसरी नॉलेज पे बेस्ड होती है, या आप इसको सीधा सा सीधे से तरीके से आप बोलोगे तो आप इसको कॉज एंड इफेक्ट बोल सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको कॉज और इफेक्ट के बारे में बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये दो चीजों के बीच को से मिलके बनता है कौन सा, एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि इन्फेरेंस को बेस बना के, अनुमान को बेस बना के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, किसको बेस बना के, अनुमान को बेस बना के। सुनो, अनुमान इज द सेकंड सोर्स, दूसरा है ये सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अनुमान इज मीडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अब जो परसेप्शन थी ना बेटा, जो परसेप्शन थी अपन की वो डायरेक्ट थी, है ना,
क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है, डायरेक्ट आप सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, खा पी रहे हो। बट इन्फ्रेंस ऐसा नहीं है, अनुमान ऐसा नहीं है। इसमें एक नॉलेज पहले होती है, उस नॉलेज को बेस बना के जब आप दूसरी नॉलेज पे पहुंचते हो, तो इस वजह से ये मीडिएट है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, इसमें जो आपको नॉलेज मिलेगी वो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इसमें जो आपको नॉलेज मिलने वाली है वो इनडायरेक्ट मिलने वाली। ठीक है जी, इसमें जो नॉलेज मिलेगी वो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, वो इनडायरेक्ट तरीके से मिलेगी। अनुमान लिटरली मीनिंग इज लेटर नॉलेज। अनुमान का मीनिंग है लेटर नॉलेज, जो बाद में नॉलेज मिलती है। अनुमान इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट लिंगी ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ साइन और मार्क। कोई साइन है या मार्क है जिसको लिंगा बोलते हो, उसके बेसिस पे किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है जिसको आप लिंगी बोल देते हो, उसको बोला जाता है अनुमान। आफ्टर नॉलेज, न्यू कंक्लूजन एंड ट्रूथ फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रूथ बाय अप्लाइंग रीजन। अनु का मतलब होता है आफ्टर और मान का मतलब होता है नॉलेज। समझ आया? घुमा फिरा के इसमें एक ही बात बोली जा रही है कि भाई एक नॉलेज हमारे पास पहले है, उस नॉलेज को हमने बेस बनाया, उस नॉलेज को बेस बना के हम किसी दूसरी नॉलेज पे पहुंचे, वो वाली जो नॉलेज मिली है उसको हम क्या नाम दिया? दैट इज नोन एज उपमान, सॉरी अनुमान। उसको हमने नाम बोल दिया अनुमान। और दूसरा, इसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या बोला? आपने इसको जब भी याद करना है, आपने इसको कैसे याद करना है? आपने इसको कॉज और इफेक्ट से याद करना है, क्योंकि इसके अंदर पूरे का पूरा क्या चलता रहेगा? कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट ही चलता रहेगा। शुरू से लेके एंड तक आप लोगों को इसमें एक ही चीज देखने को मिलेगी कि इसका ये कॉज था, इसका ये इफेक्ट है, इसका ये कॉज था, इसका ये है, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे ऐसे। इसका ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, बस यही चलता रहेगा इसके। ठीक है जी। एटिमोलॉजिकली अनुमान इंडिकेट आफ्टर नॉलेज। अनु मतलब आफ्टर, मान का मतलब होता है नॉलेज। इट इज द सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ठीक है जी, वैलिड नॉलेज का सेकंड सोर्स है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रत्यक्ष बिकॉज प्रत्यक्ष इज डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष में आप लोगों को जो नॉलेज मिल रही थी वो आपके सामने जो आपको नजर आ रही है। प्रत्यक्ष तो वो था जो आपकी आंखों के सामने है, डायरेक्ट है, आप उसे डायरेक्ट देख सकते हो। और ये डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट होती है, इसमें आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, इसमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं होता। आफ्टर नॉलेज, नॉलेज दैट फॉलोज अदर नॉलेज। आफ्टर नॉलेज मतलब एक नॉलेज जो दूसरी नॉलेज को के पीछे चलती है, आप ऐसा मान लो। इन्फरेंस इज डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट लिंगी ड्यू टू द प्रीवियस नॉलेज एंड सम मार्क और साइन। मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? उसको बोलेंगे लिंगी। क्या बोलेंगे? लिंगी। और वो जो ऑब्जेक्ट की नॉलेज मिलेगी वो किसी मार्क से मिलेगी, किसी साइन से मिलेगी, और उस मार्क या साइन को आप क्या बोल दोगे? लिंगा। ये अलग ही सीन होता है यार इनका। लिंगा, लिंगी, लुंगी, पुंगी, क्या ही चलता है यार ये। चलो, हमें तो नंबर लेने तक मतलब है, हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे, एग्जांपल्स भी बहुत सारी आएंगी। पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करो, पहले चीजों को याद करने की कोशिश करो। ठीक है जी, राइट। अब यहां पे आओ। लिटरली ट्रांसलेट द मीनिंग अनुमान मीन्स नोइंग आफ्टर। किसी चीज के बाद में जब जिस चीज को जाना जाता है। इट मीन्स द मेथड बाय विच नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर नॉलेज। मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें एक नॉलेज को बेस बना के आप दूसरी नॉलेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। इट इज इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है। मीडिएट नॉलेज और मीडिएट नॉलेज है, मतलब इसमें
डायरेक्टली आपको किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं मिल रही, जो भी नॉलेज मिल रही है वो मीडिएट तरीके से मिल रही है। मीडिएट समझ रहे हो ना, जिसमें आप मीडिएट इन द सेंस कि दूसरी नॉलेज, समझ रहे हो ना। जैसे ये देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि ए से बी, अगर ए से बी की बात कर रहे हैं तो ये इमीडिएट है। इमीडिएट है, इमीडिएट का मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये क्या हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और अगर मैं ऐसे कर दूं कि ए है वो बी के साथ बात करना चाहता है, मगर उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, सी की हेल्प लेनी पड़ रही है, ठीक है। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, स्कूल कॉलेज में आपने ऐसे बहुत सारे कांड किए होंगे। तो यहां पर जो सी के थ्रू आप बी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, इसको आप मीडिएट बोलते हो, इसको आप मीडिएट बोल देते हो। दैट इज नोन एज मीडिएट। मतलब समझ रहे हो ना, जब आप एक से दूसरे तक पहुंचने के लिए तीसरे की हेल्प लेते हो। वाह, क्या टंग ट्विस्टर बन गया, है ना। सो वी हैव नॉलेज ऑफ इनवेरिएबल रिलेशन। और यहां पर जो रिलेशन होता है ना, वो इनवेरिएबल रिलेशन होता है। मतलब वो जो रिलेशन होता है वो एक तरीके से साइंटिफिक, साइंटिफिक इन द सेंस कि वो एक यूनिवर्सल सा रिलेशन होता है, ठीक है। इनवेरिएबल रिलेशन ऐसा होता है जो हर जगह पर रहेगा, ठीक है जी। इनवेरिएबल का मतलब क्या हुआ बेटा, एक ऐसा रिलेशन जो आप हर जगह पर देखते हो, जो आपको हर जगह पर नजर आएगा, ठीक है। इनवेरिएबल समझ रहे हो ना, जो हर जगह पर है। जैसे सपोज करो आग और धुआं, ठीक है। आग और धुआं, किसी को छेड़ना और थप्पड़, ये कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो आपको यूनिवर्सल तरीके से देखने को मिलेंगे। स्मोक एंड फायर इनसेपरेबल। कि जहां पर आग लगी है वहां पर धुआं होगा, या जहां पर धुआं है उससे आप ये गैस कर सकते हो कि यहां पर क्या लगी होगी, आग लगी होगी, ठीक है। यस और नो, आग और धुआं। इन ऑल इन्फ्रेंशियल नॉलेज दे आर डेफिनेट स्टेप्स टू फॉलो। और यहां पर क्योंकि ये देखो, ये इन्फ्रेंशियल नॉलेज होती है, ठीक है। इन्फर करना समझते हो ना, एक चीज से दूसरी चीज। जैसे आप पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हो और उसको इन्फर करने की कोशिश करते हो, मतलब कंक्लूड करने की कोशिश करते हो। तो जब भी हम किसी भी तरीके से कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, याद रखिए, व्हेन वी ट्राई टू कंक्लूड, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है जी। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम बता सकते हैं कि यहां पर ये चीज इस तरीके से आएगी, ये जो नॉलेज है वो इस तरीके से आएगी, राइट। समझ आ गया, अरे बोलो ना। अच्छा, कौन कौन है वैसे क्लास में, अटेंडेंस ले ले। बेटे मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लग रहा है, बट अगर खुद से पढ़ोगे तो हार्डेस्ट हो जाएगा। मैं तो फिर भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक में इधर उधर की एग्जांपल्स बता के याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। टेंशन मत लीजिए, बस एक बार इस पूरे कोर्स को, अगर आपको एक बार समझ नहीं आया ना, तो स्पेसिफिकली इस कोर्स को आप 2 बार देख लीजिएगा। और उसके बाद एक यूट्यूब की वीडियो है, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो इस वजह से डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस कोर्स को अच्छे से देख के एक बार यूट्यूब वाली वीडियो देख लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। यूट्यूब पे भी एक वीडियो, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। पहले उससे ये चीज आप लोग खुद से इसको याद कर लो।
तो हम लॉजिकल डिडक्शन के लिए बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं, फॉलो करते हैं, जो अद्वैता वेदांता स्कूल के द्वारा है दिए गए हैं। पहले हमारे पास एक परपेचुअल एविडेंस होता है, मतलब एविडेंस समझते हो ना, हमारे पास एक प्रूफ होता है, हम कुछ किसी चीज के बारे में बात करते हैं। वैलिडिटी जब खत्म बेटा, उसके साथ ही आपकी सब्सक्रिप्शन वाली वीडियोस भी खत्म हो जाती हैं। फिर क्योंकि उस परपेचुअल जो परसेप्चुअल एविडेंस की बात कर रहे हैं, उसका हम फिर एक रिलेशन देखते हैं, मतलब इनवेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंस। इनवेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंस समझ रहे हो ना, मतलब हम ये देखते हैं कि ये इसका एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, समझ रहे हो ना, एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है कि यार ये यहां पर जो चीज होगी वहां पर हम इस चीज को देखेंगे ही देखेंगे। जैसे वी सी स्मोक ऑन द हिल, हमने पहाड़ी पे धुआं देखा, ये क्या है, आपका परपेचुअल एविडेंस है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आंखों से उस धुएं को देखा, पहाड़ी पे गए थे आप, ठीक, आपने अपनी आंखों से उस धुएं को देखा, तो वो दिख रहा है, इस वजह से वो परसेप्चुअल एविडेंस है, तो आपकी परसेप्शन से रिलेट करता है, ठीक है जी, आप उसको परसीव कर रहे हो, रियलिटी में दिख रहा है वो आपको। फिर उसका इनवेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंस, मतलब वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज अ फायर। फिर आप उसको ना, उसका एक रिलेशन देखने की कोशिश करते हो कि हाँ यार, जहां पर धुआं होता है वहां पर आग होती है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा ना कहां पे देखा था, मैंने ऐसा अपने किचन में देखा था, मैंने ऐसा अपने किचन में देखा था। जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में होता था, 7वीं क्लास में, हमें 6th क्लास में इंग्लिश लगी थी, हमने भगवान की कृपा से इंग्लिश सीखना 6th क्लास में शुरू किया था। तो कितनी इंग्लिश आती होगी हमें, आप लोग समझ ही सकते हो। वैसे भी आप लोगों ने वीडियो देखी है, अंग्रेजी के साथ हमारा प्रेम प्यार बहुत ज्यादा था। तो उस टाइम पे मैं कुछ वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था, जिसमें से एक वर्ड होता था ये वाला, चिकन और किचन। मुझे समझ नहीं आता था, चिकन चिकन रसोई को बोलते हैं या किचन रसोई को बोलते हैं। अरे वो तो मैं जानबूझ के बोलता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स है ना, कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मैंने खुद क्रिएट की हुई है। मुझे बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि सर आप स्क्रीन को ना थोड़ा अलग तरीके से बोल, मुझे मजा आता है वो बोलने में। ऐसा नहीं है कि मुझे स्क्रीन बोलना नहीं आता, स्क्रीन, दैट्स नॉट अ इशू। जब मैं उसे मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ ना, स्क्रीन शॉट, तो फिर मुझे बोलने में मजा आता है। देखो यार, इसमें वो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊं ना, मैंने तो इस चीज को कभी ध्यान में दिया ही नहीं कि कोई बंदा सामने बैठा मुझे जज कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अगर मैं किसी वर्ड को अपने हिसाब से बोल रहा हूं और कोई बंदा मुझे जज करे तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, बताओ, है ना। चलिए, तीसरा, देयर फोर द हिल हैज फायर, फिर आप उस चीज को लेके कंक्लूड करते हो। ठीक है जी, कंक्लूड कर देते हैं। व्हेन वी कंक्लूड इट, फिर हम उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली में इस चीज को हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। गौतम, अभी ये हम स्कूल भी पढ़ेंगे, ठीक है, गौतम का अलग अलग तरीके के स्कूल हैं, वो आगे की क्लास में आएंगे। डिफाइंस इट एज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नॉलेज प्रिसीडेड बाय परसेप्शन, मतलब परसेप्शन के बाद में आने वाली नॉलेज को क्या बोला है, इन्फरेंस बोला है, अनुमान बोला है। अब यहां पर देखो, प्रोबन लिंगा और प्रोबंधन लिंगी, अब ये ना एक पेज पे ना इनके मीनिंग लिख लेना। प्रोबन
लिंगी लिंगा क्या क्या नाम है, किस किस को बोलते हैं। जैसे यहां पे बताया था ना, ये देखो मार्क साइन लिंगा, और यहां पर भी प्रोबन को भी लिंगा बोलते हैं। ठीक है जी। ये क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे हमें कॉज और इफेक्ट याद रहता है ना, वैसे हमें कॉज और इफेक्ट है वो याद रहेगा, बट या ये जब इसको प्रोबन लिंगा लिंगी ऐसा कुछ पूछा जाएगा ना, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से एक पेज पे ना, एक मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो आप यूज कर सकते हो। आप ना इंडियन लॉजिक के लिए, स्पेसिफिकली इंडियन लॉजिक के लिए ना, एक पेज खाली रखो जिसपे आप ग्लोसरी लिखो। ठीक है, आज से ही ये काम शुरू करो, ग्लोसरी लिखो। ग्लोसरी समझते हो ना, टर्म्स, जैसे हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसकी और कौन कौन सी है, जैसे समझ रहे हो ना, जैसे लिंगा को और क्या बोलते हैं, लिंगी को और क्या बोलते हैं, साइन मार्क, टर्मिनोलॉजी का एक ना छोटा सा चार्ट बना लीजिएगा। क्योंकि ये ना टर्मिनोलॉजी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कहीं पे भी बना लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैटिक नोटबुक में बना लो, कहीं पे भी बना लो, बट इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको बहुत फायदा होगा, इससे आपको ना बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। याद रखिए मेरी इस बात को, इससे आपको बेटा किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो क्लास खत्म होने के बाद आप देखिएगा कि किसका क्या मीनिंग है, किसका क्या मीनिंग है, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है जी। बाद में थोड़ा थोड़ा लिखोगे, 4-5 क्लासेस का कोर्स है, तो आपको 25-30 ऐसी टर्म्स मिल जाएंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, इस वजह से उसको साथ ही साथ लिख लीजिएगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला। अनुमान मीन्स बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज। हमारे पास ना 6 टाइप्स के, 6 या 7 टाइप्स के इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल है। इन स्कूल्स में से अगर आप चरक को छोड़ दें या चारवाक स्कूल को छोड़ दें, तो बाकी सारे स्कूलों ने अनुमान को एक्सेप्ट किया है। मतलब एक्सेप्ट 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 चारवाक या चरक, या बोल सकते हैं, क्योंकि चरक ने सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सेप्ट किया है, एक स्कूल ऑफ अनुमान प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, सीपी। चरक या सॉरी चारवाक ने परसेप्शन को ही एक्सेप्ट किया। ये भी आगे मैं एक चार्ट आपको पूरा दूंगा, फिलहाल के लिए जो याद आ रहा है, जो इससे रिलेट कर रहा है, आप उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है जी। चारवाक स्कूल ने सिर्फ परसेप्शन को एक्सेप्ट किया, उसके अलावा जितने भी स्कूल हैं सब ने अनुमान को क्या माना है, अनुमान को सच माना है। सबने क्या माना है, अनुमान को सच माना है, उन्होंने वैलिड माना है, एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई, अनुमान से जो नॉलेज मिलती है वो एक्चुअली में ट्रू नॉलेज होती है। जो नॉलेज मिलती है वो कौन सी होती है, वो ट्रू नॉलेज होती है, वो करेक्ट नॉलेज होती है। सिर्फ एक स्कूल को छोड़ दिया जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे एक ये वाला चार्ट समझते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ये आप लोगों को ना लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म मेजर टर्म क्या होता है। प्लीज, ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप लोग एक पहाड़ी पे धुआं देखते हो तो आप उससे ये कंक्लूड करते हो कि वहां पे आग लगी हो। सिंपल लाइन लिखी हुई है बेटा, किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। क्या बोला मैंने, सिंपल, आप कहीं पे घूमने जा रहे थे, आपने देखा कि एक पहाड़ी पे आग लगी हुई है, तो आपने ये धुआं निकल रहा है, तो आपने ये अनुमान लगाया कि वहां पे आग लगी होगी, कि वहां पे क्या लगी होगी,
वहां पे बेटा आग लगी होगी। सिंपल। तो अब यहां पर आप लोगों ने पहले तो ये याद रखना है, पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है, अरे वो मुझसे ही वो बैक हो गया था, इस वजह से बंद हो गया, अब तो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। अब ध्यान से सुनो, सब पता चलेगा कैसे पहचानेंगे, सुन लो पहले। एक तो तुम लोग भागते बहुत हो यार, तुम सबर रखा करो, मैं बता रहा हूं ना, तुम लोग सबर नाम का प्राणी रखा करो अपने पास, थोड़ा सबर रखा करो। तुम ना, मैं भी कहीं पहले स्टेज पे ही होता हूं, तुम 10वीं स्टेज पे पहुंच जाते हो। हर चीज को समझने का टाइम होता है, हर चीज को समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। एक डे वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है। आप एमकॉम वाले एग्जाम थोड़ी देख रहे हो कि आज रात को पढ़ेंगे कल पेपर दे देंगे। थोड़ा सा सबर रखा करो, मुझे पता है ना कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो टेंशन मत बेटा। अभी तो तुमने रोना है, ठीक है। अभी तो तुम्हें मैं पढ़ा पढ़ा के रुला दूंगा, असली रूप तो तुमने मुझे देखा नहीं है। मैं बहुत खतरनाक टीचर हूं, मैं बता रहा हूँ, पिछले बैच वालों से पूछ लो। जब पेपर में 1-1.5 महीना रह जाता है ना, तो मैं इनका खून पीना शुरू कर देता हूँ। तो आप तो अभी बहुत मजे में हो। अभी तो तुम बहुत बहुत तुम्हें लगता है ना यार, क्या ये 1.5 घंटे की क्लास लेके निकल जाते हैं। तुम अभी थोड़ा टाइम निकलने दो, तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई होती कैसे है। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें ना आदत डाल रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, कि हाँ थोड़ा थोड़ा मेरी बातें सुनो। उसके बाद जब फिर मैं असली रूप में आऊंगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये तो गलत बंदे से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। चलिए, तो 3 चीजें होती हैं, आपने ये याद रखना है कि जो मिडल होता है ना, हेतु होता है। जैसे आप खड़े हुए थे अपनी सहेली के साथ, इधर आप खड़े हुए हैं, इधर आपकी सहेली खड़ी है, बीच में से बताई था ना एक एग्जांपल, जैसे आप पार्क में बैठे हो अपनी सहेली के साथ, आराम से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, और बीच में अचानक कौन आता है, गोलगप्पे। जो बीच में आता है ना आप दोनों के, तो उसे बोलते हो हे तू साइड पे हो जाना, आप उसे ऐसा बोलते हो। तो हे तू से आप उसको क्या याद रख सकते हो, हे तू साइड पे हो जा। तो इसका मतलब वो बीच में आ रहा था, तो इससे आप याद कर सकते हो हे तू मतलब मिडल टर्म, हे तू मतलब मिडल टर्म, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आप अपने दोस्त के घर में गए, उस दोस्त का एक छोटा भाई था, उसने आपको इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई कि आप पक गए। पक गए, पक्का या पक्ष मतलब माइनर टर्म, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसकी बातें सुन सुन के आप पक गए, है ना। उसकी बातें सुन सुन के आप पक गए, तो इससे आप क्या याद रख सकते हो, होता है ना, होता है कई बार कुछ लोग आपको पका देते हैं। पका देते हैं, जो आपको पका देते हैं। तो छोटे बच्चों ने आपको पका दिया, तो पकाने का मतलब यहां पर माइनर टर्म हो गया। माइनर मतलब छोटी, और फिर मेजर टर्म साध्या। अब इसको नाम से समझ लेना, संध्या से याद कर लो, ठीक है, कि तुम्हारी एक बड़ी बहन है। वैसे भी एक ही टर्म बचती है जिसका नाम संध्या है। संध्या साध्या मतलब मेजर, मेजर मतलब बड़ा, समझ रहे हो ना। आपको याद करने के छोटे छोटे तरीके बता दिए, अब इसको जैसे मर्जी याद कर लो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब सुनो। If we see smoke on the hill, we conclude there must be fire. देखो, जो मिडल टर्म होती है ना, याद रखिए, मिडल टर्म हमेशा एक रीजन होता है, याद रखिए, कॉज होता है। कॉज रहने दो अभी फिलहाल, रीजन तक ही याद रखो।
ये रीजन होता है किसका, जो भी आगे बात बताएंगे। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, हम थोड़ा सा भी आपको अपना सुंदर सुंदर ड्राइंग दिखाते हैं जो हम 5वीं क्लास में बनाते थे और मार खाते थे। जैसे ये देखो, ये पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अरे आती है मेरे को ड्राइंग, इतना भी मत बेइज्जती करो यार। ये पहाड़ है, इस पहाड़ में से यहां से यहां से यहां से यहां से ये क्या हो रहा है, अच्छा बना है ना। ये क्या सर, ये नीले रंग का धुआं है, ये है आपकी हिल, ये आपकी हिल, ये तो पहाड़ी है आपकी हिल, और बीच में से नीले रंग का धुआं निकल रहा है। अरे ये ऐसे बनाया ना क्योंकि धुएं ने जाके शेप बना लिया ऐसे, धुएं ने जाके एक ऐसी जानवर जैसी शेप बना ली है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको अच्छा बना देता हूं ताकि धुएं में आपको कोई जानवर भी नजर आए, समझ रहे हो ना। मूवीज में देखा होगा धुआं अलग अलग तरीके की शेप बना लेता है ना, स्टारफिश जैसा। तो ये धुआं है, आपको याद करने के लिए मैंने धुआं बना लिया। धुएं ने कुत्ते जैसे जीभ भी निकाल रखी है, ठीक है, आप ऐसा मान के चलो। ये लो, इतनी बड़ी जीभ भी निकाल दी। ये है आप लोगों का स्मोक, जो धुआं निकल रहा है, और यहां पे आग लगी हुई है। अब लोग सर किधर को जा रहे हो, पीले रंग की पहाड़ी, नीले रंग का धुआं, हरे रंग की आग, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ये नीचे ऐसे ज्वालामुखी की तरह आग लगी हुई है, जो दिख नहीं रही, जो दिख नहीं रही, ठीक है। वैसे भी आजकल जो आग लगती है दिखती कहाँ है, चलो फिर भी क्या कर सकते हैं। ये आग लगी हुई है, तो ये है आप लोगों की फायर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या, मैं फायर है, तो ये वही फायर है। ये फायर, ठीक है जी। यही रीजन है आपकी पिटाई होने का स्कूल में। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, मैंने तो इससे अच्छे अच्छे मास्टरपीस बनाए थे। कई बार तो मैं इतनी अच्छी ड्राइंग बना देता था, मेरी ड्राइंग वाली मैडम है कुर्सी पे खड़ी हो जाती थी, पंखे को पकड़ लेती थी, लेके आ रस्सी, ये देखने से अच्छा है मैं मर जाऊं। चलिए जोक्स अपार्ट, देखो ये सिर्फ मैंने आपको हंसाने के लिए बनाया है, समझाने के लिए बनाया, ताकि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओ। आप जा रहे थे सड़क से, आपने क्या देखा, आपने धुआं देखा, आपने क्या देखा, आपने धुआं देखा। तो ये जो धुआं है, ये जो बेटा धुआं है, ये क्या है, ये हेतु है। हेतु मतलब
ये रीजन है, ये मिडल टर्म है जिसकी वजह से आपको कुछ लगेगा। तो हेतु मतलब मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म है, हेतु मिडल टर्म है। और जहां पर आग लगी हो, मेरे को एक बात बताओ, जहां पर आग लगी हो वहां पर क्या कुछ बचेगा? बताओ। अगर कहीं पे आप आग लग जाए तो आग के सामने जो भी आएगा उसको खत्म कर देगा, राख हो जाएगा। इसका मतलब आप आग को बड़ा मानते हो, है ना? हम मानते हैं कि आग सबसे बड़ी है यार। मतलब आग क्या है, फायर क्या है, मेजर टर्म है। फायर क्या है, फायर क्या है, फायर क्या है, मेजर टर्म है। और आग जहां पे लगी है, कहां पे लगी है? पहाड़ी पे। कहां पे लगी है? आग लगी है पहाड़ी पे। तो ये जो पहाड़ी पे आग लगी है वो एक ही टर्म रह गई आप लोगों की, कौन सी? माइनर टर्म। एक ही टर्म रह गई जो आपकी माइनर टर्म। बस इतना सा तो काम था। अब भी भूल गए तो इससे अच्छा मुझे नहीं पढ़ाना आता। मेजर है इस वजह से इसको साध्या बोलते हैं, माइनर है इस वजह से इसको पक्षा बोलते हैं। अब ये आने वाले 3-4 लेक्चर में बहुत आग लगने वाली है, मगर एग्जाम्पल यही चलेगी, समझ रहे हो ना? आने वाले 3-4 लेक्चर में ये आग, धुआं, पानी, यही कुछ चलने वाला है। कंसेप्ट यही बैठेगा, बस उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया हो सकता है। ठीक है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, बट एग्जाम्पल यही चलेगी। आग, धुआं, लकड़ियां, बस यही कुछ होगा। ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग, साध्या मतलब बेटा मेजर टर्म, स्मोक मतलब मिडल टर्म, हिल मतलब माइनर टर्म, पक्षा। आगे ये बहुत डिटेल में चलेगा, टेंशन मत लो। अभी तो इसको और डिटेल में पढ़ना है, आगे अभी इसको खत्म नहीं हुआ है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे हम सोमवार की क्लास में। ठीक है, सोमवार की क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तब तक आपकी ये 2-3 जो क्लासेस हुई हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उनको आप याद कर लीजिएगा। याद कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, चलो शुक्रिया। आज शाम को मैं ना सोच रहा हूं, आज मैं सोच रहा हूं शाम को आप लोगों को आईसीटी की लास्ट क्लास ले लूं। ठीक है, आज शाम को आईसीटी की लास्ट क्लास ले लूं, कल और परसों आप लोगों की छुट्टी। बताओ शराबी, लिखो कमेंट में। ठीक है, क्योंकि उसका एक ही पोर्शन रह गया, वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। उस क्लास में आप अपने डाउट्स वगैरह भी ले लीजिएगा। टीचिंग तो हो गया यार, टीचिंग रहता है या अभी हो गया? मुझे लगता है टीचिंग की भी एक रह गई ना। मैं चल चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं टीचिंग का क्या सीन है। अभी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, अभी मैं आज एक्चुअली क्लासेस चेक करता हूं। बाकी बहुत तो नहीं है उसमें, सिलेबस और करिकुलम वाला टॉपिक रह गया। इवनिंग अगर क्लास हुई तो 7-7:30 बजे के बीच में होगी। ठीक है, स्पेशल अभी नहीं लूंगा यार, स्पेशल मंडे से शुरू करूंगा। अभी इक्कू दुक्कू छोटे छोटे से जो टॉपिक पेंडिंग है मुझे वो खत्म करने हैं। ठीक है, पहले इक्कू दुक्कू से जो टॉपिक है पहले वो खत्म कर दें, स्पेशल मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है। स्पिता अभी तो फिलहाल बच्चे आप इस कोर्स से कवर करना शुरू कर दीजिए। जो क्लासेस हो चुकी हैं उससे पहले सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद की आगे की क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है,
चलिए मैं बताता हूँ शाम की क्लास का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जीआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।